हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ऑटोप्सी के बारे में। तो ये एफएमटी का वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और ये 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो ऑटोप्सी का मतलब होता है डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेक्रोप्सी, ठीक है, या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कह सकते हैं, है ना। नेक्रो मतलब डेड बॉडी, ऑप्सी जो होता है ना वो मतलब होता है कि लुक, है ना, व्यू करना। तो डेड बॉडी को हम व्यू करते हैं, है ना, देखते हैं, इसके एग्जामिनेशन करते हैं डेड बॉडी का। तो ऑटोप्सी को हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेक्रोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। क्यों करते हैं? टू इन्वेस्टिगेट और डाइसेक्ट दी डेड बॉडी। पोस्ट मतलब आफ्टर, मॉर्टम मतलब डेथ। आफ्टर डेथ हम इन्वेस्टिगेट करते हैं डेड बॉडी को, है ना। टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी देखें तो दो मेजर टाइप है, क्लिनिकल और मेडिको लीगल ऑटोप्सी है। ठीक है, तो क्लिनिकल ऑटोप्सी और मेडिको लीगल या फिर फोरेंसिक ऑटोप्सी जिसको कहते हैं। तो क्लिनिकल ऑटोप्सी कंप्लीट भी कर सकते हैं, पार्शियल भी कर सकते हैं, पर जो मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है वो हमेशा ही कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, फोरेंसिक ऑटोप्सी हमेशा कंप्लीट होती है। टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी देख ली। अब थोड़ा सा क्लिनिकल ऑटोप्सी हम क्यों करते हैं? क्लिनिकल ऑटोप्सी विच इज इट इज़ ऑलवेज डन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है। ठीक है, विद कंसेंट ऑफ रिलेटिव। क्यों करते हैं? टू नो द डायग्नोसिस, इसकी डेथ क्यों हुई है, कौन से डिजीज़ की वजह से हुई है ना। डायग्नोसिस, टू नो डायग्नोसिस की इसकी डेथ क्यों हो रही है ना, क्यों हो चुकी है। तो डन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर विद कंसेंट ऑफ रिलेटिव। इट मे बी कंप्लीट और पार्शियल देख लिया। नो रिक्वायर्ड फ्रॉम पुलिस, नो रिक्विजिशन फ्रॉम पुलिस इज रिक्वायर्ड। रिक्विजिशन मतलब परमिशन। ठीक है, तो परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती पुलिस की इधर क्लिनिकल ऑटोप्सी में। फॉरेंसिक वाले में परमिशन रिक्वायर्ड होगी, है ना, पुलिस की। यहाँ पे क्लिनिकल में बस डॉक्टर रिलेटिव की कंसेंट से डायग्नोसिस के लिए ऑटोप्सी करता है ना। तो इसमें कंसेंट इज मस्ट। रिलेटिव से मेडिको लीगल ऑटोप्सी देखते हैं, तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, इट इज़ कैरिड आउट आफ्टर रिक्विजिशन ऑफ लीगल अथॉरिटी। आफ्टर रिक्विजिशन मतलब आफ्टर परमिशन ऑफ लीगल अथॉरिटी मेडिको लीगल ऑटोप्सी करते हैं। यूजुअली पुलिस ऑफिसर जो है वो परमिशन देता है और हमेशा ही कंप्लीट ऑटोप्सी करनी पड़ती है, पूरी पूरी डेड बॉडी को एग्जामिन करना पड़ता है, ऑलवेज कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंस थे मेडिको लीगल ऑटोप्सी और क्लिनिकल ऑटोप्सी में। इसका एम क्या है मेडिको लीगल ऑटोप्सी का? टू नो कॉज ऑफ डेथ, टू असर्टेन टाइम सिंस डेथ, टू नो मैनर ऑफ डेथ, टू कलेक्ट एविडेंसेस। ठीक है, तो ये इसका एम है, कॉज ऑफ डेथ पता करना, टाइम सिंस डेथ, मैनर ऑफ डेथ एंड टू कलेक्ट एविडेंसेस। ऑब्जेक्टिव में देखें तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी का ऑब्जेक्टिव क्या है? वही है, कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, एविडेंसेस कलेक्ट करना, टाइम सिंस डेथ पता करना। ठीक है, और आइडेंटिटी, टू एस्टिमेट द आइडेंटिटी ऑफ डिजीज्ड पर्सन। ठीक है, जो भी डेड बॉडी है उसकी आइडेंटिटी को पता करना कि किसकी है ना। और वही एविडेंसेस कलेक्ट करके पता चलेगा, एस्टिमेट हो जाएगी आइडेंटिटी किसकी है ना, कौन है। फिर टू डिटरमाइन इशू ऑफ लाइफ बर्थ और वायबिलिटी। इन्फेंट्स के अंदर ये रीज़न होता है ऑटोप्सी करने का। ठीक है, तो इन्फेंट की अगर डेथ हुई है तो क्या वो लाइफ बर्थ हुआ था, स्टिल बर्थ हुआ था, उसकी वायबिलिटी थी कि नहीं थी। तो ये टू डिटरमाइन इशू ऑफ लाइफ बर्थ या वायबिलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हम मेडिको लीगल ऑटोप्सी क्यों करते हैं। एक तो कॉज ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ, मैनर ऑफ डेथ और कलेक्ट एविडेंसेस और आइडेंटिटी पता करने के लिए। और इन्फेंट में टू डिटरमाइन वेदर द न्यूबॉर्न वॉज लाइफ बर्थ और वायबल और नॉट। ठीक है, रूल्स देखें ऑटोप्सी की तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, क्लिनिकल और मेडिको लीगल जिसको फॉरेंसिक ऑटोप्सी कहते हैं उसमें डिफरेंस देख लिया। ठीक है, तो रूल्स क्या क्या हैं? तो इट शुड ऑलवेज बी कंडक्टेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कंडक्ट कर सकते हैं। शुड बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर ऑफिशियल ऑर्डर, है ना, और शुड बी कंडक्टेड एट अर्लीस्ट, जैसे ही ऑर्डर आया है और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके ऑटोप्सी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वेन एवर डेड बॉडी सेंट फॉर मेडिको लीगल ऑटोप्सी इट शुड बी अकम्पेन्ड विथ डेड बॉडी चालान एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट। जब भी वो डेड बॉडी भेजते हैं ऑटोप्सी के लिए, ऑटोप्सी पर्पस के लिए, पुलिस ऑफिसर जब वो डेड बॉडी भेजता है ये मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, तो वो हमेशा एक चालान और एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो ये डेड बॉडी चालान क्या होता है? तो डेड बॉडी चालान में यही होता है कि उसका नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ये सब, प्रोबेबल डेट ऑफ टाइम होगा, है ना, और डेट, टाइम और एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, ये सब मेंशन रहेगा डेड बॉडी चालान में। ठीक है, तो वो पुलिस ऑफिसर ये सब मेंशन करके देता है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मान के चलते हैं ना, डेड बॉडी चालान में ये सब मेंशन रहेगी। और इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी भेजता है जिसको पंचनामा कहते हैं ना, इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी वो भेजता है। उसमें भी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रहेंगी और टू असर्टेन मैटर ऑफ फैक्ट, प्रेजेंस ऑफ इंजरी, जो भी पुलिस ऑफिसर ने इंजरीज वगैरह नोट करी होगी तो वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में वो नोट करके फिर भेज देता है। ठीक है, तो डेड बॉडी चालान और इंक्वेस्ट रिपोर्ट
जब भी डेड बॉडी भेजी जाती है तो उसके साथ चालान और इंक्वेस्ट रिपोर्ट भेजा जाता है, ठीक है। तो ये रूल है। इसके बाद क्या है, ऑटोप्सी शुड बी डन एट ऑथराइज सेंटर, हमेशा ऑथराइज गवर्नमेंट लीगल सेंटर पे ही ऑटोप्सी शुड बी डन, ठीक है। विजिट एट सीन ऑफ क्राइम ऑफ डॉक्टर, अगर टाइम हो या फिर डॉक्टर के पास अगर अच्छा टाइम हो या फिर है ना, तो वो जो भी सीन ऑफ क्राइम, जो भी प्लेस थी डेड बॉडी की, वहाँ पे जाके एक बार विजिट कर सकता है, तो उससे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन उसको मिल सकती है, ठीक है। और वहाँ पे ऑटोप्सी करते टाइम नो अनऑथराइज्ड पर्सन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं और कुछ एक दो और भी रूल्स हैं, जिसमें जैसे क्या बोलते हैं कि नेचुरल लाइट में ऑटोप्सी करनी चाहिए, है ना। नेचुरल लाइट में ऑटोप्सी परफॉर्म करेंगे तो हमें पोस्टमार्टम लिविडिटी, जॉन्डिस वाले साइंस, ये सब है ना अच्छे से देखने को मिलेंगे, अच्छे से विजिबल होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट में ये सब ऐसे कवर अप हो जाते हैं, दिखते नहीं अच्छे से, है ना। तो नेचुरल लाइट में ऑटोप्सी परफॉर्म करनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही परफॉर्म कर सकता है ना। और ऑफिशियल ऑर्डर के बाद ही अर्लीस्ट परफॉर्म करना है, और पहले ऑटोप्सी परफॉर्म करने के पहले डेड बॉडी चालान पढ़ना है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट पढ़ लेनी है, ताकि तुम्हें बेसिक आइडिया हो जाए कि किसके बारे में, किसकी डेड बॉडी, मेल है कि फीमेल है, किसकी डेड बॉडी को तुम्हें ऑटोप्सी कर रहे हो तुम, है ना। इससे तुम्हें क्लियर आइडिया रहेगा। और फिर ऑथराइज सेंटर पे ही करना है, और अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ऑटोप्सी रिपोर्ट, अब तुम ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाओगे पूरा डिटेल एविडेंसेस कलेक्ट करके, फिर तुम जो डॉक्टर है वो ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाएगा। उसके अंदर वो क्या क्या लिखेगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है, एग्जामिनेशन पार्ट रहता है, और लास्ट में ओपिनियन रहता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में वो वही सब प्रीलिमिनरी थिंग मेंशन कर देगा, नेम, एज ऑफ द डिजीज़, ठीक है, सेक्स और रेसिडेंस, प्लेस फ्रॉम वेयर द डेड बॉडी केम, है ना, और डेट, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का भी नाम मेंशन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्टरी पार्ट में उसने मेंशन कर दी। उसके बाद जो भी उसने एग्जामिनेशन पार्ट, मतलब जो भी उसने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करके उसकी फाइंडिंग लिखेगा, इंटरनल एग्जामिनेशन करके फाइंडिंग्स लिखेगा, ठीक है। फिर लास्ट में जो भी उसने फाइंडिंग करी वो तो लिख दिया, उसके बाद ओपिनियन दे देगा रिगार्डिंग कॉज ऑफ डेथ, अपना लास्ट में कंक्लूड कर देगा ओपिनियन देके, ठीक है। तो ये ऑटोप्सी की एक रिपोर्ट होती है, ठीक है। अब ऑटोप्सी के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्काल्पल, ऑटोप्सी का टेबल, है ना, जिस पे वो ऑटोप्सी करेगा, ऑटोप्सी टेबल, स्काल्पल विथ डिफरेंट साइज, डाइसेक्टिंग नाइफ, सिजर, हैमर, नीडल, ये सब। और केमिकल्स में प्रिजर्वेटिव चाहिए होते हैं, ठीक है, सैंपल प्रिजर्व करने के लिए ग्लिसरीन, थाइमोल, ये सब चाहिए, ठीक है। ऑटोप्सी की टेक्निक, तो टेक्निक ऑफ विर्चाउ जो है वो मोस्ट कॉमन, मोस्ट फेमस टेक्निक है। टेक्निक ऑफ विर्चाउ में क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग ऑर्गन्स रिमूव 1 by 1, ठीक है। तो एक एक करके ऑर्गन्स को रिमूव करते हैं। ये प्रिसाइज्ड है और वाइडली प्रैक्टिस मेथड है, ठीक है। ऑटोप्सी की टेक्निक में सबसे पहले विर्चाउस टेक्निक है। अब ऑटोप्सी के प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, है ना, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन, और फिर इंडिविजुअल एक एक करके छोटा सा, है ना। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में वही सबसे पहले क्लोथ्स को एग्जामिन करेंगे, क्लोथ्स में अगर स्टेन वगैरह तो नहीं है, स्टेन, सॉइल, कट, टीयर, बटन लॉस तो नहीं है। फिर आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी के लिए, है ना, कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होंगे, टैटू, स्कार, डिफॉर्मिटी अगर होगी, मोल्स, ये सब एक्सटर्नली देख रहे हैं हम। प्रीलिमिनरी पर्टिकुलर्स देखेंगे, हाइट, वेट, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेयर का कलर, ठीक है, रिगर मोटिस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। पोस्टमार्टम लिविडिटी देखेंगे, फिक्स्ड है कि अनफिक्स्ड है, उसमें कलर देखेंगे ना। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइन ऑफ डिकम्पोजिशन, लार्वा के एग्स अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो रिकॉर्ड कर लो। डर्मल लीजन्स में पॉस्ट्यूल, पैप्यूल्स, है ना, कुछ क्यूटेनियस अफेक्शंस जो हैं, स्किन अफेक्शंस, अगर उसमें लीजन्स प्रेजेंट है तो वो देखो, है ना, डर्मल लीजन्स। तो क्लोथ देख लो, फिर उसकी स्किन देखो, स्किन में पोस्टमार्टम लिविडिटी है या नहीं, साइन ऑफ डिकम्पोजिशन है या नहीं, हाइट, वेट, न्यूट्रिशनल स्टेटस, पतला है, मोटा है ना, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेयर कलर, मोल्स, टैटू, स्कार, डिफॉर्मिटी, ये सब। उसके बाद उसके नेचुरल ऑरिफिसेस नेचुरल ऑरिफिसेस मतलब जो नेचुरल ओपनिंग्स हैं, है ना, जैसे नोज़ की ओपनिंग, माउथ की, ईयर की, उसके अंदर उसकी स्टेट देखो कि इंजरी है या फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स कुछ तो नहीं है, ब्लीडिंग या फिर फ्रॉड वगैरह तो कुछ नहीं है ना, डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं निकल, तो इसका ये सब नोट करना है, अपन को रिकॉर्ड करना है। इंजरी शुड बी डिस्क्राइब्ड इन सीक्वेंशियल मैनर, ऐसा नहीं कि पहले सिर देख लिया और फिर अब हाथ देख रहा हूँ, ऐसा नहीं, कहीं से भी कहीं, तो सीक्वेंशियल मैनर में हमें इंजरी को नोट करना है फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, ये प्रिसाइज रहेगा, है ना। फिर परसीव फॉर एनी ऑर्डर एमिटिंग फ्रॉम बॉडी,
उसके बॉडी से कुछ ऑर्डर तो नहीं आ रही है, कैरोसिन या गार्लिक की ऑर्डर है ना, तो ये पॉइजन का केस हो सकता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स पे अगर इंजरी प्रेजेंट है तो साइन ऑफ असॉल्ट का केस हो सकता है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में ये सब एग्जामिन करना है हमें, क्लोथ्स फिर स्किन है ना, पहले क्लोथ्स लिखना, फिर डर्मल लीशन लिख देना, फिर नेचुरल ऑरिफिसेस में देखना है ना, और सीक्वेंशियल मैनर में करना है। उसके बाद फिर प्रीलिमिनरी पार्टिकुलर्स भी लेना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क ये सब नोट करना है ना, पोस्टमार्टम लिविडिटी प्रेजेंट या एब्सेंट, और जेनाइटल्स में अगर कुछ इंजरी वगैरह हो तो ये सब भी चेक करना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में इतना मेंशन करना है। फिर है इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या क्या मेंशन करेंगे। तो इंटरनल एग्जामिनेशन में हम डाइसेक्ट करेंगे बॉडी को, और उसके बाद फिर हम क्रेनियल कैविटी, ऊपर से चल रहे हैं ना, क्रेनियल कैविटी, फिर थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, फिर स्पाइनल कॉर्ड और एक्सट्रीमिटीज़ को भी डाइसेक्ट करते हैं व्हेन इंडिकेटेड, जब भी रिक्वायर्ड हो तब इन पे जाते हैं, ठीक है। तो इंसीजन तो लगाना पड़ेगा डाइसेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हेड में कोरोनल इंसीजन लगाते हैं, और ट्रंक के लिए आई इंसीजन, वाई इंसीजन या मॉडिफाइड वाई इंसीजन, ठीक है। ये 3 टाइप में ट्रंक को डाइसेक्ट करने के लिए 3 इंसीजन लगाते हैं। कौन सा? आई, वाई और मॉडिफाइड वाई, ठीक है। आई इंसीजन मतलब ऊपर से लेके ऐसे आई शेप, वाई इंसीजन ये निप्पल से 2 पॉइंट लेते हैं ना, और नीचे अपने जेनाइटल एरिया तक। और यहाँ मॉडिफाइड वाई में क्या आया है कि नेक से 2 पॉइंट ले रहे हैं और ऐसा, ठीक है। तो ये इंसीजन लगाते हैं ट्रंक के लिए। हेड के लिए कोरोनल इंसीजन देख लिया, तो ये इंसीजन्स भी देख लिया। इंटरनल एग्जामिनेशन में पहले ये सब लिखना है कि क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को हम डाइसेक्ट करके इसको एग्जामिन करते हैं। तो हमने सबसे पहला है स्कल्प एग्जामिनेशन। स्कल्प एग्जामिनेशन के लिए जब कोरोनल इंसीजन ऐसे काट देते हैं तो जो उसका स्काल्प है वो रिफ्लेक्ट होता है, बाहर आता है। फिर उसमें से स्कल कैप जो है वो रिमूव कर देते हैं और स्कल वॉल्ट को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। क्या क्या देखना है हमें कि कुछ फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, थ्रोम्बोसिस तो नहीं हुई है, ये सब देखते हैं। उसके बाद फिर ब्रेन को हम इन सीटू एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखने हैं। स्कल्प में कोरोनल इंसीजन देने के बाद स्कल कैप रिमूव करते हैं। फिर स्कल वॉल्ट में क्या क्या देखते हैं, फ्रैक्चर वगैरह और थ्रोम्बोसिस वगैरह, सुपीरियर सजाइटल साइनस में थ्रोम्बोसिस देखते हैं, ठीक है। और इन सीटू एग्जामिनेशन करते हैं स्कल्प का। फिर है हमारा चेस्ट या एब्डोमिनल, थोरेसिक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी का एग्जामिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इट शुड बी एग्जामिन फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी इंजरी, डिजीज़ या पैथोलॉजिक लीजन, ठीक है। तो मतलब क्या कहते हैं, चेस्ट में अपना हार्ट और लंग्स होंगे, है ना, तो उसका साइज़ वगैरह, वेट वगैरह, है ना, शेप, कलर, ये सब देखते हैं ना, कि बढ़ तो नहीं गया है, वेट ऑफ द लंग्स, है ना, तो और साइज़ और कलर ये सब देखते हैं, ठीक है। तो ये सब नोट करते हैं। फिर प्रिजर्व करके रखते हैं जो भी सस्पेक्टेड हमें लग रहा है, सस्पेक्टेड ऑर्गन वगैरह, तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रिजर्वेशन के लिए कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज़ करते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी पर्पस, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोप्सी पर्पस, ये सब करके हम और डीप में स्टडी कर सकते हैं उस स्पेसिमेन की, है ना। माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के उससे हम और ज़्यादा डीप में जो भी सस्पेक्टेड ऑर्गन होगा उसकी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फिर होता है लास्ट है फीटल ऑटोप्सी। फीटल ऑटोप्सी में हम क्या है ऑब्जेक्टिव हमारा, टू नो कॉज ऑफ डेथ, टू नो वेदर द चाइल्ड और द फीटस वॉज लाइफ बॉर्न, स्टिल बॉर्न और डेड बॉर्न, टू असर्टेन इंट्रायूटराइन एज, ठीक है, इंट्रायूटराइन एज पता करने के लिए, टू एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में, ठीक है, टू कलेक्ट मटीरियल एविडेंसेस एंड टू असर्टेन वायबिलिटी ऑफ फीटस। तो ये ऑब्जेक्टिव है फीटल ऑटोप्सी का। बच्चों के अंदर ऑटोप्सी क्यों करी जाती है, वायबल था कि नहीं, लाइफ बॉर्न था कि डेड बॉर्न था, टू नो कॉज ऑफ डेथ, बैटर बेबी सिंड्रोम में, ठीक है। फिर एक्सह्यूमेशन, ठीक है, ऑटोप्सी के अंदर ही ये टॉपिक है। एक्सह्यूमेशन का मतलब क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट वगैरह जो हैं वो बोलते हैं, सेकेंड ऑटोप्सी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस एक्सह्यूमेशन का मतलब होता है मीन्स टू डिग आउट द डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड। ऑलरेडी डेड बॉडी को दफना दिया गया है ना, तो उसको वापस से निकाल के ऑटोप्सी करना लॉफुल प्रोसेस है ये, ठीक है, लॉफुल प्रोसेस फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। एक्सह्यूमेशन मीन्स टू डिग आउट द कॉप्स, मतलब डेड बॉडी मीन्स टू डिग आउट द कॉप्स फ्रॉम द ग्राउंड। पर्पस इसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको सेकेंड ऑटोप्सी भी कहते हैं। व्हेन फर्स्ट वाली डाउटफुल है तो सेकेंड ऑटोप्सी करवाते हैं, ठीक है। फिर इंश्योरेंस पर्पस के लिए, सस्पेक्टेड फाउल प्ले के केसेस में, डिस्प्यूटेड केस ऑफ डेथ में, तो ये पर्पस है, इन सब केसेस में सेकेंड ऑटोप्सी कराते हैं। ऑथराइजेशन के बाद ही इसमें अपन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए है। टाइम लिमिट नहीं है, इंडिया में कभी भी करा सकते हैं, पर फ्रांस के अंदर 10 ईयर्स की लिमिट होनी चाहिए, तभी एक्सह्यूमेशन का ऑर्डर देंगे वो लोग, ठीक है।
प्रोसीजर वही है, डिगिंग शुड बी डन इन प्रेजेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मजिस्ट्रेट ऑफिसर, ये प्रेजेंट होना चाहिए। मजिस्ट्रेट जो है उसकी प्रेजेंस में ही डिगिंग कराएंगे। फिर ग्रेव शुड बी आइडेंटिफाइड प्रॉपरली बिफोर डिगिंग आउट, है ना, पहले तुम ग्रेव को आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कंडीशन ऑफ क्लोथ को नोट करो। अच्छा, सॉइल जहाँ पे वो ग्रेव थी वहाँ की तो सॉइल कलेक्ट करनी है, उसके बिलो और साइड, लेटरल साइड से भी सॉइल कलेक्ट करनी है पॉइजन सस्पेक्ट के केसेस में, ठीक है। हेयर फ्रॉम हेड, प्यूबिक हेयर और इन सब का सैंपल लेना है, ठीक है। तो ये सब एक्सह्यूमेशन में ये करते हैं, ठीक है। लास्ट है पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स। पोस्टमार्टम आर्टिफिकेट क्या होता है? इट इज़ एनी चेंज और न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आफ्टर डेथ, ठीक है। आफ्टर डेथ जब डेड बॉडी है ना, आफ्टर डेथ जब डेड बॉडी हो जाती है तो उसमें बर्ड्स वगैरह या फिर, है ना, तो बर्ड्स रैट्स या फिर कोई थर्ड पार्टी जिसने होमिसाइड या फिर ये मर्डर वगैरह किया हो, तो वो क्या करता है, कुछ अपनी तरीके से उसमें कुछ छेड़खानी करता है ना। तो इससे हमें इसको कहते हैं पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट, मतलब न्यू फीचर ऐड करना उस डेड बॉडी में, ठीक है। तो इससे हमें डिफ़िकल्टी होती है ना ऑटोप्सी फाइंडिंग में, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिर हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसका अगर इग्नोरेंस करोगे, है ना, पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट का अगर कोई डॉक्टर या कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो इग्नोर कर रहा है, तो वही रॉन्ग कॉज ऑफ डेथ इंटरप्रिटेशन भी उसका रॉन्ग होगा, है ना, मिसलीडिंग फाइंडिंग होगी और जस्टिस नहीं मिलेगा, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, है ना। तो आर्टिफैक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन की वजह से भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं। बॉडी प्यूरिफाइड हो गई तो उस वजह से अपन कुछ और समझ जाएं, ठीक है। बर्ड्स और रैट्स ये कॉमन है ना, बर्ड्स रैट्स ने कुछ एडिशनल न्यू फीचर ऐड कर दिए, खा लिया, कुछ पार्ट्स ले गए, तो इससे हमें डिफ़िकल्टी होती है ऑटोप्सी फाइंडिंग में। तो ये था पूरा ऑटोप्सी के बारे में, ठीक है।